जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और पूरी ईमानदारी से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवर्धक। तो साथियों, आज की हमारी पॉलिटी की क्लास नंबर 5 है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं नागरिकता। साथियों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस या फिर किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए ये क्लास ले सकते हैं। साथियों, आज हमारी 5वीं क्लास है, जिसमें हम लोग नागरिकता पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने संविधान की स्रोत, संविधान सभा का निर्माण, भारत राज्यों का संघ, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ लिया है। जिसने भी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के सारी क्लासेस देख लीजिए। तो साथियों, आज की क्लास में हम लोग नागरिकता पढ़ने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। तो आप लोग हेडिंग डाल लेंगे नागरिकता। नागरिकता लिख लेंगे भाई साहब, नागरिकता, है ना। अब बात करें नागरिकता की, तो आपके जो भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि नागरिकता को हमने किस देश के संविधान से लिया है। तो आप बता देंगे कि हाँ, हमने पढ़ा तो था उस क्लास में, संविधान के स्रोत वाली क्लास में, नागरिकता को हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से, है ना, ब्रिटेन के संविधान से। क्लियर। अब आपके भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है या फिर दोहरी नागरिकता है? तो आप बता देंगे हमारे भारत में एकल नागरिकता है, यानी कि एकल नागरिकता, पूरे देश की नागरिकता मिलेगी, भारत की नागरिकता मिलेगी। यदि आप कहेंगे कि हमें उत्तर प्रदेश की अलग नागरिकता चाहिए और भारत की अलग नागरिकता चाहिए, तो ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा कहाँ चलता है? ऐसा चलता है आपके अमेरिका में, लेकिन भारत में आपकी एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है आपके भारत के संविधान में। क्लियर। अब देखिए, अब संविधान की बात आई, तो संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद में है नागरिकता? संविधान के किस भाग में है नागरिकता? तो आप बता देंगे संविधान के भाग 2। संविधान में भाग 2 है ना, भाग 2 है। और अनुच्छेद कहां से कहां तक है आपके? अनुच्छेद जो है आपके 5 से 11, है ना, 5 से 11 तक है आपके अनुच्छेद। और भाग 1 में क्या था? भाग 1 में था कि भारत राज्यों का संघ होगा। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। कहां से? 5 से 11 तक। भाग 1 में भारत राज्यों का संघ, अनुच्छेद 1 से 4 तक। क्लियर। अब देखिए, अब बात करें संविधान, है ना। तो आपका जो संविधान है, संविधान को कब अंगीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949, है ना। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार कर लिया गया था। और इसी दिन से 26 नवंबर 1949 को ही नागरिकता संबंधी आपके कुछ अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। तो कौन कौन से अनुच्छेद लागू हो गए थे आपके? 26 नवंबर 1949 को नागरिकता संबंधी, है ना, संबंधी अनुच्छेद आपके 5 से 9 तक लागू कर दिए गए थे, है ना, तक लागू। कोई आपसे पूछ ले कि 26 जनवरी 1949 को नागरिकता संबंधी कितने अनुच्छेदों को लागू किया गया था, तो आप बता देंगे 5 से 9 तक जो अनुच्छेद हैं आपके लागू कर दिए गए थे। क्लियर। अब बात कर ले नागरिकता। तो भाई, नागरिकता आपको भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के प्रकार, है ना, आपके जो भारत की नागरिकता है, इसको कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो आपको नागरिकता
नागरिकता प्राप्त करने के प्रकार, है ना, करने के प्रकार कितने हैं? 5। नागरिकता प्राप्त करने के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं आपके। नंबर 1 पढ़ेंगे हम लोग। नंबर 1 पे है आपका जन्म से। कब से? जन्म से नागरिकता आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन कब आपका जन्म होना चाहिए? कब जन्म होना चाहिए? तो देखिए, जिस किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद हुआ हो, उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, है ना। यानी कि खुद ही वो भारत का नागरिक हो जाएगा, है ना। 26 जनवरी जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 या इसके बाद हुआ हो, है ना, बाद हुआ हो, उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। क्लियर? मिल जाएगी। पहला पॉइंट समझ में आया। जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद हुआ हो, तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक। अब देखिए, 26 जनवरी 1950, अब 1950 के बाद जिसका भी जन्म भारत में हुआ होगा, उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब बहुत सारे लोग ऐसा करने लगे कि रह रहे हैं बाहर किसी देश में, है ना, और जब उनके बच्चे के जन्म का टाइम आएगा तो वो भारत में आ जाएंगे और बोलेंगे भाई हमारे बच्चे का जन्म जो है भारत में हुआ है, तो इसे भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए, है ना। बहुत सारे लोग ऐसा दिमाग लगा देंगे ना, जिन्हें भारत की नागरिकता दिलानी होगी अपने बच्चों को, वो ऐसा दिमाग लगा देंगे कि हम लोग तो बाहर के हो गए और बच्चे को अपने भारत की नागरिकता दिला देते हैं। तो इन सभी चीजों को देखते हुए आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम आता है 1986 में। कब? नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम, है ना, संशोधन अधिनियम 1986। अब देखिए इसमें क्या हुआ, जो आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में आया, इसमें बता दिया गया कि भाई जब भी आपके बच्चे का जन्म होगा, जिस टाइम आपके बच्चे का जन्म होता है, उस टाइम माता या पिता दोनों में से किसी एक के पास भारत की नागरिकता होना अनिवार्य है, तभी आपके बच्चे को भारत की नागरिकता मिलेगी। क्लियर? बच्चे के जन्म के समय लिख लेंगे क्या कि बच्चे के जन्म के समय माता या पिता में से कोई एक, है ना, कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ आपको? देखिए, जो आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में आता है, इसमें बोला गया कि बच्चे के जन्म के समय या तो आपके माता की नागरिकता भारत की होनी चाहिए या फिर आपके पिता की नागरिकता भारत की होनी चाहिए, तभी आपके बच्चे को भारत की नागरिकता मिलेगी। क्लियर? तो ये चीज आपको क्लियर हुआ कि जन्म से आपको नागरिकता कैसे मिलेगी, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग नंबर 2 पढ़ेंगे, वंश के आधार पर। अब देखिए नंबर 2,
वंश के आधार पर, वंश के आधार पर आपको कैसे नागरिकता मिलेगी? तो देखिए, किसी बच्चे का जन्म विदेश में या फिर 26 जनवरी 1950 या उसके बाद हुआ हो, किसी बच्चे का जन्म विदेश में 26 जनवरी 1950 या फिर उसके बाद हुआ हो और उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी। क्या नोट करेंगे आप लोग? किसी बच्चे का जन्म, किसी बच्चे का जन्म विदेश में, है ना, 26 जनवरी 1950 या इसके बाद हुआ हो, है ना, हुआ हो। और क्या? नंबर 2, माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, पिता कोई एक भारत का नागरिक हो। क्लियर? देखो, किसी बच्चे का जन्म विदेश में 26 जनवरी 1950 या उसके बाद हुआ हो, लेकिन माता या पिता कोई एक भारत का नागरिक हो तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। फिर इसके बाद इसमें एक नागरिकता संशोधन अधिनियम हुआ, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, है ना। इसमें क्या कहा गया? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ, जिसमें कहा गया कि माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे बच्चे को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। क्या इसमें क्या बात है कि माता की नागरिकता के आधार पर, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी, है ना, मिल जाएगी। यानी कि 1992 से पहले माता की नागरिकता के आधार पर बच्चे को नागरिकता नहीं दी जाती थी, लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में आया, जिसमें ये बात कही गई कि माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे बच्चे को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। यदि माता भारत की होती है तो बच्चे का जन्म विदेश में हुआ हो फिर भी उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो वंश के आधार पर आपको क्लियर हुआ, वंश के आधार पर किसी बच्चे का जन्म विदेश में 26 जनवरी 1950 के दिन या उसके बाद हुआ हो, लेकिन उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो उसके बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। फिर आपका 1992 नागरिकता संशोधन अधिनियम आता है 1992 में, उसमें बोला गया कि माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। क्लियर? तो वंश के आधार पर क्लियर हुआ, वंश के आधार पर नागरिकता कैसे मिलेगी ये आपको क्लियर हुआ। अब इसके बाद नंबर 3 है आपका पंजीकरण द्वारा। नंबर 3 लिखेंगे आप लोग,
पंजीकरण द्वारा, है ना। पंजीकरण से कैसे मिलेगी? देखिए, यदि कोई व्यक्ति लगातार 7 साल से भारत में रह रहा है, पंजीकरण से आपको नागरिकता कैसे मिलेगी? आपको लगातार 7 साल तक भारत में रहना पड़ेगा। विदेशी कोई व्यक्ति लगातार जब 7 साल तक भारत में रहेगा तो वो पंजीकरण करा लेगा, भारत की नागरिकता उसे मिल जाएगी। कोई व्यक्ति लगातार 7 साल से भारत में रह रहा हो, है ना, रह रहा हो, तो वो क्या करेगा? रजिस्ट्रेशन करवा लेगा भारत की नागरिकता की, तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और रजिस्ट्रेशन करवाने की डेट के बाद क्या पंजीकरण कराने के 1 साल तक, है ना, 1 साल तक भारत में रह रहा हो, है ना। क्या पहले तो लगातार 7 साल तक भारत में रह रहा है, फिर वो पंजीकरण करा लेगा भारत की नागरिकता लेने के लिए, और जिस दिन वो पंजीकरण कराएगा, रजिस्ट्रेशन कराएगा, उसके बाद उसे 1 साल तक भारत में रह रहा हो तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। क्लियर? कोई व्यक्ति ऐसा अपनी स्वेच्छा से कर सकता है, या फिर कोई ऐसा विदेशी महिला या पुरुष जो भारत में शादी करना चाह रहा हो या कर लिया हो, तो वो भारत की नागरिकता इस तरह से ले सकता है। क्या आप लिख लेंगे? या तो कोई अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता लेना चाह रहा हो, ऐसे ही रहना चाह रहा हो तो नागरिकता लेके रह लेगा, या फिर कोई विदेशी पुरुष या महिला, लिख लेंगे, कोई विदेशी पुरुष या महिला, है ना, जो भारत में शादी करना चाह रहा हो, शादी करना चाह रहा हो या शादी कर ली हो, क्लियर? कोई शादी करना चाह रहा हो या शादी कर ली हो, तब उसको 7 साल तक भारत में रहना पड़ेगा, फिर पंजीकरण कराने के बाद भारत की नागरिकता उसको दे दी जाएगी। क्लियर? तो नंबर 1 आपका जन्म के आधार पर, नंबर 2 आपके वंश के आधार पर, नंबर 3 आपका पंजीकरण के आधार पर। ये तीनों नंबर आपको क्लियर हुए कि आपको कैसे नागरिकता भारत की मिलेगी। तो यदि आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक और शेयर करते रहिएगा, है ना। तो ये आप पॉइंट नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए नंबर 4 पे है आपका देशीकरण द्वारा। अब देशीकरण द्वारा नागरिकता कैसे ली जाती है? देखिए, यदि कोई विदेशी व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहता हो देशीकरण के द्वारा, कोई विदेशी, है ना, क्या नागरिकता लेना चाहता है, नागरिकता लेना चाहता है ना, देशीकरण द्वारा यदि कोई विदेशी नागरिकता लेना चाहता है तो उसे कम से कम 11 वर्ष तक भारत में रहना होगा। कितना? कम से कम तो उसे 11 साल तक, 11 सालों से, ऐसा लिख लीजिए, 11 सालों से भारत में रहने का अनुभव हो, रहने का अनुभव
यानी कि देशीकरण द्वारा नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 वर्ष तक भारत में रहने का अनुभव हो। और नंबर 2 आपका पॉइंट है कि जो आपकी भारतीय संविधान में अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है, उनमें से किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। क्या संविधान में वर्णित, लिख लेंगे, संविधान में वर्णित 22 भाषाओं में से 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का, है ना, किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तो उसे देशीकरण द्वारा नागरिकता दे दी जाएगी। क्या कम से कम 11 सालों तक भारत में रहने का अनुभव होना चाहिए और 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। क्लियर? नंबर 4। अब नंबर 5 है आपका भूमि अर्जन द्वारा। नंबर 5 लिखेंगे आप लोग, भूमि अर्जन द्वारा। अब देखिए भूमि अर्जन द्वारा कैसे नागरिकता मिलती है। देखिए बाहरी क्षेत्र, भारत से बाहर का जो क्षेत्र है, यदि उसे भारत में शामिल कर लिया गया है तो वहां के रहने वाले लोगों को स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल जाती है। क्या भूमि अर्जन द्वारा कैसे मिलती है? यदि भारत से बाहर का कोई क्षेत्र है और उसे भारत में शामिल कर लिया जाता है तो वहां के रहने वाले लोगों को स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपका सिक्किम को भारत में मिलाया गया था, आपके 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था सिक्किम को, तो सिक्किम के लोगों को भारत की नागरिकता दे दी गई थी, मतलब स्वतः ही वो भारत के नागरिक हो गए। जब वहां की जमीन भारत के अंदर आ गई तो वहां के लोग भी रहने वाले भारत के नागरिक हो गए, है ना। तो इसमें आप लोग लिख लेंगे बाहरी क्षेत्र, भारत के बाहर का क्षेत्र, भारत से लिख लीजिए, भारत से बाहर का क्षेत्र जिसे भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया हो, है ना, शामिल कर लिया गया हो, तो वहां के रहने वाले लोगों को, स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। क्लियर? भारत से बाहर का कोई क्षेत्र है, यदि उसे भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया है तो वहां के रहने वाले लोगों को स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। एग्जाम्पल में बताया आपको, जैसे सिक्किम है ना, एग्जाम्पल में लिख लेंगे तो आपको याद बना रहेगा। क्या? सिक्किम। क्लियर? तो ये 5 प्रकार हैं जिनसे आप भारत की नागरिकता को ले सकते हैं, जिनके द्वारा भारतीय नागरिकता को लिया जा सकता है। पहला आपके जन्म से, दूसरा आपके वंश के आधार पर, और तीसरा आपके पंजीकरण के आधार पर, चौथा आपका देशीकरण द्वारा, और पांचवा आपका भूमि अर्जन से। इन 5 तरीकों से भारत की नागरिकता ली जा सकती है। क्लियर?
अब आप देख लेंगे, हम लोग देख लेंगे कि ये तो हो गए आधार भारत की नागरिकता प्राप्त करने के। अब कौन सी वो आधार है जिनके द्वारा आपकी नागरिकता को छीना जा सकता है। अब देख लेते हैं नागरिकता का समापन, कि कैसे आपकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। तो नागरिकता तीन प्रकार होते हैं जिनके द्वारा आपकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। पहला नंबर है त्याग, यानी कि आप खुद से अपनी नागरिकता त्याग देते हैं, तो खुद नागरिकता त्याग देने पर, है ना, नागरिकता त्याग देने पर, एक तो खुद से यदि आप नागरिकता त्याग देते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा, बर्खास्त कर दिया जाता है आपको नागरिकता से। कब? जब आप युद्ध के समय शत्रु देश का साथ देने पर, शत्रु देश का साथ देने पर। मान लीजिए कि आपका भारत और चाइना के बीच में युद्ध हो गया, है ना, भारत और चाइना के बीच में युद्ध हो जाता है और आप भारत का साथ ना देकर के चाइना का साथ दे रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, आपके जो है भारत की नागरिकता से आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। क्लियर? इसके बाद नंबर 3 है वंचित कर दिया जाएगा आपको नागरिकता से। कब? जब आप संविधान का उल्लंघन करेंगे, है ना, संविधान का सम्मान ना करने पर, सम्मान ना करने पर, संविधान का सम्मान ना करने पर, या फिर पागल या दिवालिया हो जाने पर, है ना, पागल हो जाने पर, फर्जी नागरिकता पाए जाने पर, फर्जी नागरिकता पाए जाने पर, अगर आपके पास फर्जी नागरिकता पाई जाती है तब भी आपको भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। इसके अलावा यदि आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता को ले लिया, है ना, किसी दूसरे देश की नागरिकता लेने पर, तो ये कुछ आधार हैं जिनके आधार पर आपको भारत की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, भारत की नागरिकता आपकी समाप्त की जा सकती है। तो साथियों, आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि आप भारत की नागरिकता को किस तरह से ले सकते हैं और आपकी नागरिकता किस प्रकार समाप्त की जा सकती है। साथियों, ये क्लास आपको कैसी लगी है आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो साथियों, आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।